जय हिंद। तो देखिए, जो हमने लास्ट में हिस्ट्री का एक लेक्चर लिया था, 15 नंबर का लेक्चर था, उसमें हमने हर्षवर्धन से रिलेटेड, हर्ष जो राजवंश था तो उससे संबंधित हमने सारी चीज़ें की थी और उसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी। हर्षवर्धन के कार्यकाल को कैसे वहाँ पर किस प्रकार से जो तो शशांक, राज्यवर्मा, राज्यश्री, राज्यवर्धन और इन जो तो देवगुप्त, ये सारे कैसे कैसे उनका जो तो रिलेशन था और किस प्रकार से उनके बीच में संघर्ष का माहौल पैदा हुआ और फिर किस प्रकार से हर्षवर्धन शासक बना और शासक बनने के बाद जो हो तो उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया। उनके समय पर चीन से कौन सा यात्री आया था, उसने कौन सी पुस्तक लिखी है, सारी चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस की थी। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने जो तो देखा था कि 2-3 पॉइंट छोड़ गए थे, तो आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। जैसे वहाँ पर हमने देखा था कि जो हेन सांग आया था हर्षवर्धन के समय में, तो उसको क्या बोला जाता था, उसे बोला जाता था शाक्य मुनि। क्या बोला जाता था? शाक्य मुनि। और क्या बोला जाता था? यात्रियों का राजकुमार। और क्या बोला जाता था? यात्रियों का राजकुमार। और उसमें एक आप और नोट करिएगा कि उसको बोला जाता था नीति का पंडित। क्या बोला जाता था उसको? नीति का पंडित बोला जाता था। ठीक है, नीति का पंडित। तो ये भी आपको उसमें नोट कर लेना है। और उसमें क्या नोट करना है कि इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सी युकी नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी? सी युकी नामक पुस्तक लिखी थी। किसने? हेनसोंग ने। किसने? हेनसोंग ने। किसके समय में आया था ये? हर्षवर्धन के समय में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना। और उसमें एक चीज आपको और नोट करना है, हमने बात की थी उसमें एक राजा था शशांक। कौन था? शशांक। ठीक है, तो शशांक जो था तो उसमें क्वेश्चन आता है कई बार कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? तो शशांक ने कटवाया था। किसने कटवाया था? शशांक ने कटवाया था। शशांक ने क्या किया था? शशांक ने क्या किया था कि जो शशांक है उसने हर्षवर्धन के भाई को, राज्यवर्धन को खत्म कर दिया था। ठीक है, राज्यवर्धन को खत्म कर दिया था। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि जो शशांक था तो उसने क्या किया था? बोधि वृक्ष को कटवाया था। क्या करवाया था? शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवाया था। ठीक है, बोधि वृक्ष यानी जो जहाँ पर हमें गौतम बुद्ध को, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को। ठीक है, वो बोधि वृक्ष क्यों कटवाया था आप इसे समझ भी सकते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण राजवंश से संबंधित था। ठीक है, और इसलिए ये जो हो तो बौद्धों को एक प्रकार से अपना विरोधी समझता था, इसलिए इसने जो हो तो बोधि वृक्ष कटवाया था। ठीक है, तो इतनी चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लेना है, जो 3 पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट थे और छूट गए थे। ठीक है, आज हम यहाँ पे देखेंगे दक्षिण के राजवंश। क्या देखेंगे? दक्षिण भारत के राजवंश देखेंगे। और आज ही हम ये जो तो खत्म कर देंगे पूरा ओल्ड हिस्ट्री। तो दक्षिण भारत के राजवंश में हमें क्या देखना है कि दक्षिण भारत के राजवंश, यहाँ पे हम देखेंगे पल्लव वंश। कौन सा वंश? पल्लव वंश। कौन सा वंश देखेंगे? पल्लव वंश देखेंगे। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। कौन था? सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। ठीक है, इनकी राजधानी कांचीपुरम। कहाँ पर? कांचीपुरम तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो इसका प्रमुख शासक था वो नरसिंह वर्मन द्वितीय था। कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय था। ठीक है, ये वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे मैं उन्हीं को यहाँ पे करवा रहा हूँ। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है, कुछ भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, नरसिंह वर्मन जो द्वितीय था तो उसने क्या करवाया था? कांची का कैलाश मंदिर। क्वेश्चन आएगा कि कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। क्वेश्चन है कि कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो पल्लव वंश के शासकों ने। ठीक है, कैलाश मंदिर को और क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है राज सिद्धेश्वर मंदिर। क्या कहा जाता है? राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है कांची के कैलाश मंदिर को। इतनी चीज आपको यहाँ से पल्लव वंश के बारे में याद रखनी है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें चोल वंश की, किसकी बात करें? चोल वंश की। तो चोल वंश का जो संस्थापक था तो विजयालय था। सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। कौन था? विजयालय था। इनकी राजधानी क्या थी? तंजावुर थी। सीधा क्वेश्चन आएगा कि चोलों की राजधानी क्या थी? तंजावुर थी। इसी को तंजौर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंजौर या तो तंजावुर। ठीक है, दोनों बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रमुख शासक था यहाँ का चोल वंश का, तो वो कौन था? राजराज प्रथम। कौन था? राजराज प्रथम। कौन था? राजराज प्रथम। ठीक है, राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर क्या किया? आक्रमण किया। क्या किया? आक्रमण किया। और श्रीलंका का शासक उस समय था महिम पंचम। कौन? महिम
पंचम, 5वें नंबर का शासक था, ठीक है, महिम पंचम था, और इसने श्रीलंका के शासक महिम पंचम को हरा दिया, ठीक है। फिर इसने, इसकी और उपलब्धि क्या थी, इसने तंजौर में राजेश्वर मंदिर, कौन सा मंदिर, राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। कई बार क्वेश्चन आता है कि राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो राजराज प्रथम ने, किसने, राजराज प्रथम ने करवाया, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, इसे बृहदेश्वर मंदिर भी बोला जाता है, ठीक है। आगे बात करें यदि हम यहाँ पे, तो चालुक्य वंश की, किसकी, चालुक्य वंश की। तो चालुक्यों में 3 शाखाएं थी, कितनी शाखाएं, 3 शाखाएं, एक वातापी थी, एक कल्याणी थी, कौन, एक कल्याणी थी, एक कल्याणी शाखा थी और एक वैगी शाखा थी, ठीक है, वैगी शाखा थी। लेकिन हमें कल्याणी और वैगी को नहीं पढ़ना है क्योंकि वो ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वातापी में जो 2-3 पॉइंट है तो उन्हें हमें देखना है। वातापी में जो मुख्य संस्थापक था तो कौन था, जय सिंह था, कौन था, जय सिंह था, ठीक है। वातापी का जो मुख्य संस्थापक था वो कौन था, जय सिंह था, कौन था, जय सिंह। तो ये यहाँ से आपको याद रखना है। आगे क्या याद रखना है कि जो चालुक्यों में वातापी शाखा का जो प्रमुख शासक था वो कौन था, पुलकेशिन द्वितीय, कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। और जब हमने अभी पीछे वर्धन वंश पढ़ा था तो वहां पे हमने देखा था कि पुलकेशिन और हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन पराजित हो गया था, क्या हो गया था, हर्षवर्धन पराजित हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो चालुक्यों में वातापी शाखा का जो शासक है पुलकेशिन द्वितीय, उसका और हर्षवर्धन का युद्ध होता है, जिसमें हर्षवर्धन क्या हो जाता है, हार जाता है, क्या हो जाता है, हार जाता है। और पुलकेशिन हर्षवर्धन को हराने के बाद उपाधि धारण करता है परमेश्वर की, किसकी, परमेश्वर की उपाधि धारण करता है। और किसकी उपाधि धारण करता है, दक्षिणापथेश्वर की, दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण करता है, दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, दोनों उपाधि इसकी महत्वपूर्ण है। पूछेगा कि हर्षवर्धन को हराने के बाद किसकी उपाधि धारण की, परमेश्वर की या दक्षिणापथेश्वर की। क्वेश्चन आएगा कि हर्षवर्धन को किस शासक ने हराया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने। किस वंश के शासक ने हराया था, तो चालुक्य वंश के शासक ने हराया था, ठीक है। तो इतनी चीज आपको यहाँ से याद रखना है। आगे यदि हम राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो राष्ट्रकूटों का संस्थापक कौन था, दंतीदुर्ग था, कौन था, दंतीदुर्ग था, ठीक है, कौन था, दंतीदुर्ग था, ठीक है। या ये लगभग कब है, 750 ईस्वी के आसपास है, ठीक है। ये डेट आपको याद नहीं रखनी है। संस्थापक कौन था, दंतीदुर्ग था। सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रकूटों का संस्थापक कौन था, तो दंतीदुर्ग था, ठीक है। यहाँ पे जो प्रमुख शासक हुआ वो कृष्ण प्रथम, कौन, कृष्ण प्रथम। और कृष्ण प्रथम की उपलब्धि क्या थी, कि इसने एलोरा की कैलाश मंदिरों का निर्माण करवाया, क्या करवाया, एलोरा में कैलाश मंदिरों का निर्माण करवाया, ठीक है। एलोरा और एलिफेंटा की गुहा मंदिरों का निर्माण किस समय पर हुआ, राष्ट्रकूटों के समय पे। सीधा क्वेश्चन आएगा कि एलोरा और एलिफेंटा की गुहा मंदिरों का निर्माण किस वंश पे हुआ था, किस वंश के समय पे हुआ था, तो राष्ट्रकूट वंश के समय पर हुआ था, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ से याद रखनी है। आगे यदि हम बात करें तो पाल वंश की, किसकी, पाल वंश की। और यहाँ पर पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल था, कौन था, पाल वंश का संस्थापक गोपाल, पाल वंश का संस्थापक गोपाल। यहाँ पर जो प्रमुख शासक था वो कौन था, धर्मपाल, कौन था, धर्मपाल। और धर्मपाल की मुख्य उपलब्धि क्या थी, किसने, विक्रमशिला, किसकी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, क्या करवाई, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। ये कहाँ पर है, बिहार में, कहाँ पर है, बिहार के भागलपुर में, कहाँ पर है, बिहार के भागलपुर में, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि किस वंश के शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, तो पाल वंश के किस शासक ने करवाई, तो धर्मपाल ने, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट आपके सामने और दिख रहा है कि कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। तो पूछेगा कि कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष किनके के बीच में रहा, तो पाल वंश में, राष्ट्रकूट में और किनके बीच में, गुर्जर या प्रतिहार। गुर्जर और प्रतिहार हम आगे पढ़ेंगे उनके बारे में, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। तो गुर्जर और प्रतिहार जो है तो वो राजपूत वंशी है, ठीक है। तो पाल वंश और राष्ट्रकूटों के बीच में और गुर्जर या प्रतिहारों के बीच में कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष रहा, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। अब इसे हम इरेज करके कुछ आगे हम पॉइंट डिस्कस करते हैं और आज ये हमारा जो ओल्ड हिस्ट्री है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आगे कुछ हमारे राजवंश बचे हैं तो उन्हें भी देख लेते हैं।
हालांकि ये जो सारे राजवंश के नाम लिखे हैं यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो यहाँ से कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनके राजवंश के नाम भी लिख दिए ताकि थोड़ा सा एक सीक्वेंस बना रहे, समझने में थोड़ा सा आसानी हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगला जो सेन राजवंश है, कौन सा, सेन राजवंश। तो यहाँ पे एक प्रतापी, अभी यहाँ पे ये नहीं कि सेन राजवंश का संस्थापक लक्ष्मण सेन था, इसमें जो सबसे प्रसिद्ध शासक वो कौन हुआ, लक्ष्मण सेन हुआ। क्यों, कौन हुआ, लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन रहता था, जयदेव। कौन रहता था, जयदेव। और जयदेव ने एक पुस्तक लिखी गीत गोविंद। तो मेरा मेन मकसद क्या है, गीत गोविंद को बताना, क्योंकि गीत गोविंद पेपर में आता है कि गीत गोविंद की रचना किसने की, तो जयदेव ने। और जयदेव किसके दरबार में रहता था, तो लक्ष्मण सेन के। ठीक है, इस तरीके से आपको चीजें थोड़ा सा रिलेट करना है। अब यदि हम अगला वंश देखें तो गुज्जर प्रतिहार वंश। कौन सा, गुज्जर प्रतिहार वंश। तो गुज्जर प्रतिहार वंश का जो एक शासक था अनंगपाल, कौन, अनंगपाल, उसने दिल्ली की स्थापना की थी। कि दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी, तो अनंगपाल ने। और ये किस राजवंश से था, गुज्जर प्रतिहार वंश से। ठीक है, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष था तो किन के बीच में था, गुज्जर प्रतिहार वंश और पालों के बीच में और राष्ट्रकूटों के बीच में। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना है कि गुज्जर प्रतिहार वंश, पालों और राष्ट्रकूटों के बीच में कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। उसमें से 4 ऑप्शन आएगा, बोले गए इनमें से कौन सा जो तो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, जो मैंने नाम बताया उनको आपको लिख लेने हैं। अब अगला यदि हम वंश देखें तो इसमें गढ़वाल या राठौर। कौन, गढ़वाल या राठौर। इसका जो तो एक शासक कौन था जो फेमस हुआ, फेमस यानी अच्छे कामों के लिए नहीं, फेमस हुआ बस, जयचंद। कौन, जयचंद। ये वही जयचंद है जिसकी हम लोग क्या करते हैं, जिसकी तुलना करते हैं कि वो जयचंद हो गया, कोई भी व्यक्ति जयचंद हो गया। ठीक है, ये कौन है, ये जो तो पृथ्वीराज तृतीय का क्या है, ससुर है। कौन है, पृथ्वीराज तृतीय का ससुर है। इसकी लड़की का क्या नाम था, संयोगिता। क्या नाम था, संयोगिता नाम था। संयोगिता जो थी, संयोगिता और पृथ्वीराज तृतीय, इन दोनों का प्रेम विवाह हो गया था। क्या हो गया था, प्रेम विवाह। ठीक है, ये इन दोनों ने भाग करके शादी कर ली थी। ठीक है, अब इस बात से चिढ़ गया था कौन, जयचंद। कौन चिढ़ गया था, जयचंद। तो जयचंद ने जब यहाँ पर मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है तो मोहम्मद गौरी को कौन सपोर्ट करता है, जयचंद सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अभी जब हम दिल्ली सल्तनत चालू करेंगे तो उसमें से हम महमूद गजनवी बेस के बाद मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें से काफी डिटेल से करेंगे। ये मैंने यहाँ पे जो हम ओल्ड हिस्ट्री कर रहे हैं उसमें कर रहे हैं, तो ये शार्ट में ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि जयचंद के साथ जो मोहम्मद गौरी का एक युद्ध होता है, कौन सा, चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, चंदावर का। चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। ठीक है, तो ये इसको खत्म कर दिया जाता है किसके द्वारा, मोहम्मद गौरी के द्वारा। ठीक है, ये सारी डिटेल से हम पढ़ेंगे आगे। तो चंदावर के युद्ध में ये खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज तृतीय, ये किस वंश का था, चौहान वंश का। किस वंश का था, चौहान वंश का था। और इसी का और इस संयोगिता का, इसकी जो पुत्री है जयचंद की, इन दोनों ने भाग करके शादी कर ली थी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं आगे, जो पृथ्वीराज चौहान था, पृथ्वीराज तृतीय, जिसे चौहान भी बोला जाता है, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो ये किस वंश से था, चौहान वंश से। अब इसके समय में एक दरबारी कवि था जिसका नाम क्या था, चंद्रबरदाई। क्या नाम था, चंद्रबरदाई। अब इसने एक रचना की थी पृथ्वीराज रासो। क्या रखी थी, पृथ्वीराज रासो। कौन सी रचना, पृथ्वीराज रासो। तो क्वेश्चन में आएगा कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की, तो चंद्रबरदाई ने। किसने की, चंद्रबरदाई ने। और उसमें किसका वर्णन है, तो पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे यदि हम यहाँ पे बात करें तो पृथ्वीराज तृतीय की 2 लड़ाइयां होती हैं। कौन कौन सी, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध कब, 1191 में। और तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैंने शर्ट बदल दी है। शर्ट आपको हैरान नहीं होना है, मैं कहीं गया था और दूसरी शर्ट चेंज किया था तो उसी से मैंने पढ़ाने लगा, तो आप कभी सोचे कि 20 मिनट के लेक्चर में शर्ट बदल गई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तराइन का प्रथम युद्ध है और तराइन का द्वितीय युद्ध है, इन दोनों में क्या होता है कि प्रथम वाले युद्ध में
प्रथम वाले युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय है वो जीत जाता है, किससे? मोहम्मद गौरी से, ठीक है। लेकिन दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान हार जाता है मोहम्मद गौरी से, ठीक है। और जब ये हार जाता है तो इसके बाद डिसीजन हो जाता है कि अब जो हो तो भारत में शासन कौन करने वाला है? विदेशी करने वाले हैं, क्योंकि उस समय पर पृथ्वीराज जो तृतीय या चौहान था वो काफी शक्तिशाली शासक के रूप में उभर करके सामने आया था, ठीक है। आगे यदि हम यहाँ पे बात करें चंदेल वंश की, किसकी? चंदेल वंश की। तो चंदेल वंश की यदि हम बात करें तो चंदेल वंश जो था तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में था। कहाँ पर? बुंदेलखंड के क्षेत्र में, ठीक है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में लगभग मध्य प्रदेश के शायद इस समय पर 7 जिले और उत्तर प्रदेश के भी लगभग 5 से 6 जिले आते हैं, ठीक है। तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में चंदेल वंशों का शासन प्रशासन था। पूछेगा कि बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या था? तो जिजाक भुक्ति। क्या नाम था? क्या नाम था? जिजाक भुक्ति नाम था। क्या नाम था? जिजाक भुक्ति नाम था, ठीक है। क्या नाम था? जिजाक भुक्ति नाम था। अब यहाँ पे यदि पूछेगा कि बुंदेलों की यानी चंदेलों की जो तो प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो प्रारंभिक राजधानी इनकी थी कालिंजर। कौन सी थी? कालिंजर थी। प्रारंभिक राजधानी इनकी कौन सी थी? कालिंजर थी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना, प्रारंभिक राजधानी कालिंजर। और दूसरी राजधानी यदि देखें हम यहाँ पे, यदि हम दूसरी राजधानी की बात करें तो दूसरी राजधानी हमारे पास क्या थी? खजुराहो। प्रारंभिक राजधानी कालिंजर, प्रारंभिक राजधानी कालिंजर थी और दूसरी राजधानी क्या थी? खजुराहो थी। कौन थी? खजुराहो थी, ठीक है। ये कालिंजर अभी कहाँ पे है? बांदा जिले के आसपास। कहाँ पे है? बांदा जिले में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? तो नुन्नुक ने। किसने की थी? नुन्नुक ने की थी। किसने की थी? नुन्नुक ने की थी। प्रारंभिक राजधानी कालिंजर, दूसरी राजधानी खजुराहो, ठीक है। संस्थापक नुन्नुक। धंगदेव जो था, धंगदेव वो काफी प्रसिद्ध शासक था। धंगदेव कौन था? काफी प्रसिद्ध शासक हुआ और विद्याधर भी काफी प्रसिद्ध शासक हुआ, ठीक है। तो धंगदेव की क्या उपलब्धि थी कि इसने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पर किया? खजुराहो में करवाया। कहाँ पर करवाया? खजुराहो में, ठीक है। पूछेगा कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? किस राजवंश ने करवाया? तो चंदेलों ने करवाया। किसने करवाया? चंदेलों ने करवाया, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पे यदि हम आगे बात करें, ये थोड़ा सा याद रखना है, कंदरिया महादेव मंदिर ये काफी जो है प्रसिद्ध है और खजुराहो में ही है, ठीक है। विद्याधर की यदि बात करें तो विद्याधर जो एक शासक था यहाँ पे चंदेलों में, तो विद्याधर एक ऐसा शासक था जिसने महमूद गजनवी, किसके सामने? महमूद गजनवी, किसके सामने? महमूद गजनवी के सामने हार मानने से इनकार कर दिया था। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जब महमूद गजनवी जो भारत में कई शासकों के ऊपर आक्रमण कर रहा था तो कई सारे जो हो तो शासक अपने आप जो हो तो क्या कर जाते थे? सरेंडर कर जाते थे, अपने आप से हार मान लेते थे, ठीक है। तो विद्याधर के साथ ऐसा नहीं था। विद्याधर ने गजनवी को अच्छी खासी चुनौती दी और गजनवी को पीछे हटना पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ऐसा मात्र एक शासक कौन है जिसने गजनवी से हार नहीं मानी थी? तो विद्याधर ने। किसने नहीं मानी थी? विद्याधर ने, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पे महोबा में, कहाँ पे? महोबा में एक सागर, यानी सागर नहीं यानी झील का निर्माण करवाया जिसका नाम क्या है? कीर्ति सागर। क्या? कीर्ति सागर, ठीक है। तो पूछेगा कि महोबा में कीर्ति सागर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? किस वंश के राजाओं ने करवाया था? तो चंदेलों ने करवाया था या किन्होंने करवाया था? तो कीर्ति सागर का निर्माण चंदेलों ने करवाया था, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। कीर्ति सागर कहाँ है? तो महोबा में है। कहाँ पे है? महोबा में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था परमार्दिदेव। कौन था? परमार्दिदेव। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना है, आपने नाम सुना होगा आल्हा और उदल का। किसका? आल्हा और उदल का। हालांकि ये कभी क्वेश्चन में नहीं आता है लेकिन जानकारी के लिए पता हो तो ठीक है। इसके 2 सैनिक थे, बहुत फेमस थे। कौन थे? आल्हा और उदल। आल्हा और उदल, आल्हा प्लस उदल, ठीक है। ये दोनों चाचा भतीजे थे। इनका रिलेशन क्या था? चाचा भतीजे का था। आल्हा और उदल ने एक परमार्दिदेव के साथ जब लड़ाई हुई, किसकी? पृथ्वीराज तृतीय की। किसकी? पृथ्वीराज तृतीय की जब लड़ाई हुई परमार्दिदेव की, तो आल्हा और उदल ने नेतृत्व किया था परमार्दिदेव की सेना का और उसमें आल्हा और उदल क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे या इनको वीरगति प्राप्त हुई थी, ठीक है। आल्हा और उदल क्या हो गए थे? मारे गए थे।
पृथ्वीराज तृतीय के साथ युद्ध में। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बारे में बताया भी जाता है कि ये बहुत बड़े वीर थे। ठीक है, और इनके बारे में कुछ कविताएं भी जो तो फेमस हैं, ऐसे कुछ करके कि आल्हा उदल बड़े लड़ैया इनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। इस प्रकार से इनके बारे में कविताएं काफी प्रचलित हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से रिलेटेड है, सब बुंदेलखंड से रिलेटेड है। ठीक है, और इनके बारे में और भी किंवदंतियां हैं कि ये मैहर में एक जो देवी हैं तो वहाँ आज भी ये पुष्प चढ़ाते हैं। ठीक है, वो जो भी है उस पर हम कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि परमार्थ देव और आल्हा उदल इसके सैनिक थे। ठीक है, इनका युद्ध पृथ्वीराज तृतीय के साथ हुआ था जिसमें इनको वीरगति प्राप्त हुई थी। ठीक है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया, चंदेलों ने करवाया। प्रारंभिक राजधानी कालिंजा, दूसरी खजुराहो, जजाक भुक्ति पुराना नाम। नुन्नुक संस्थापक कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव ने करवाया। विद्याधर का मात्र ऐसा शासक था जिसने महमूद गजनवी का जो तो शक्ति से सामना किया। ठीक है, आगे यदि हम बात करें सोलंकी की, किसकी, सोलंकी राजवंश की, तो इनको गुजरात के चालुक्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुजरात के चालुक्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे सोलंकी राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो मूल राज प्रथम ने। किसने की थी, मूल राज प्रथम ने। ठीक है, वो सारी चीजें आपको नहीं लिखना है। भीम प्रथम एक शासक था जिसके समय पर महमूद गजनवी ने, किसने, महमूद गजनवी ने क्या किया था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। कहां पर, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, कहां पर, सोमनाथ मंदिर में आक्रमण किया था। किसके समय, भीम प्रथम के समय पर। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ से एक चीज आपको और याद रखना है कि ये जो भीम प्रथम है तो इसी के समय पर जो राजस्थान में माउंट आबू है, क्या है, राजस्थान में माउंट आबू। ठीक है, वहां पर एक जो तो मंदिर है, जैन मंदिर। कौन सा मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कौन सा, दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, कहां पर है, माउंट आबू में। तो इसका निर्माण भी भीम प्रथम के समय पर हुआ था। ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखनी है। भीम द्वितीय की यदि हम बात करें तो ये भीम द्वितीय को मूल राज द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। और इसके समय पर मोहम्मद गौरी, किसकी, मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था। किसने, मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी को किसने, भीम द्वितीय ने पराजित किया था। किसने पराजित किया था, भीम द्वितीय ने। तो पूछेगा कि भीम द्वितीय को किसने पराजित किया था, माफ करिएगा, मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया था, तो भीम द्वितीय ने। असल में यह था कि भीम द्वितीय की जो माँ थी, ये भीम द्वितीय काफी छोटा था। ठीक है, और संरक्षक के रूप में राज्य का संचालन कौन कर रहे थे, भीम द्वितीय की माँ कर रही थी। ठीक है, और युद्ध हुआ था और मोहम्मद गौरी उसमें पराजित हुआ था। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये कब पराजित हुआ था, लगभग 1178 के आसपास। कब, 1178 के आसपास। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे डेट कंफर्म नहीं है, आप यहाँ पे चेक करिएगा। 1178 है, ये कुछ और है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे आगे बात करें यदि हम सिसोदिया राजवंश की, किसकी, सिसोदिया राजवंश की, तो सिसोदिया राजवंश हमारे जो तो महाराणा प्रताप से संबंधित है। और इनकी ये किस क्षेत्र में थे, मेवाड़ में इनका शासन प्रशासन चलता था। और मेवाड़ की राजधानी कौन थी, चित्तौड़ थी। कौन थी, चित्तौड़ थी। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। यहाँ पे जो राणा कुंभा थे, कौन, राणा कुंभा। ठीक है, महाराणा प्रताप के परदादा राणा कुंभा। तो यहाँ पे राणा कुंभा ने एक विजय स्तंभ की स्थापना करवाई थी। किसकी, विजय स्तंभ की। किस लिए करवाई थी, ये जब युद्ध में विजयी हुए तो इन्होंने उसकी याद में विजय स्तंभ की स्थापना करवाई। कहां पर करवाई थी, चित्तौड़ में। कहां पर करवाई थी, चित्तौड़ में। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। पूछेगा कि विजय स्तंभ की स्थापना किसने करवाई थी, तो सीधे सा ऑप्शन आएगा राणा कुंभा ने। किसने, राणा कुंभा ने। फिर राणा कुंभा का लड़का हुआ राणा सांगा, और राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के साथ में एक युद्ध हुआ, खतौली का युद्ध। कब हुआ, 1518 में। कब हुआ, 1518 में खतौली का युद्ध। ठीक है, कब हुआ, 1518 में खतौली का युद्ध। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। फिर राणा सांगा का लड़का हुआ राणा उदय सिंह, और राणा उदय सिंह के लड़के हुए महाराणा प्रताप। ठीक है, तो ये आगे की जो कहानी है, आगे का जो पोर्शन है, तो वो हम जो मिडिवल हिस्ट्री में करेंगे।
जो तो मध्य भारत में, और उसमें सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ पे ये जो थोड़ा सा 1178 है, इसको जरूर आप चेक करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद। एक चीज़ आपको यहाँ पे और याद रखना है कि ये जो हमारा पूरा प्राचीन इतिहास था, तो वो यहाँ से खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे, तो वहाँ से हमारा मध्यकालीन भारत चालू होगा, और वहाँ पे हमारा किस प्रकार से अरबों का जो तो आक्रमण होता है, वहाँ से हमारा जो तो चालू होगा। फिर उसमें से हम जो तो इस्लाम के बारे में कैसे भारत में विस्तार होता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो प्राचीन इतिहास है वो यहाँ से खत्म हो जाता है, ये यहाँ से अंतिम था। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।